कल्पना कीजिए, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो पिछले 10 साल या उससे भी अधिक समय से सिलिकॉन वैली में रह रहा है। रवि मैरिड है, उसकी एक बच्ची भी है 6 साल की जिसका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। रवि भी बाकी इंडियंस की तरह अमेरिकन ड्रीम को हासिल करना चाहता है। सडनली क्या होता है कि उसके पास एक नोटिस आता है माइग्रेशन ऑफिसर की तरफ से, और उस नोटिस के बाद रवि का जो ये ड्रीम था वो नाइटमेयर में चेंज हो जाता है। सवाल है, ऐसा क्या हुआ? और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल कि ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी केवल रवि की नहीं, रवि के जैसे हजारों लाखों इंडियंस की, और इंडियंस के साथ साथ उन सारे लोगों की जो अमेरिका में एज ए माइग्रेंट रह रहे हैं, उन सबों की कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के न्यू सिटीजनशिप एक्ट को काफी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, और वो ऐसा नहीं कि केवल उन लोगों से संबंधित है जो अमेरिका में रह रहे हैं, इनफैक्ट इसका असर भारत पे भी है। तो आज की वीडियो में काफी डिटेल्स में हम समझेंगे कि भारत में जो लोग हैं या भारत देश पर अमेरिका के सिटीजनशिप एक्ट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दी अनटोल्ड भारत यूट्यूब चैनल पर जियोपॉलिटिक्स 360, जिसमें आज बात अमेरिका के न्यू सिटीजनशिप एक्ट की। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो न्यू सिटीजनशिप एक्ट है अमेरिका का, ये है क्या। देखिए, हुआ क्या, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद एक बार फिर से ट्रंप अपनी सरकार बनाने में सफल रहते हैं। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ट्रंप का हमेशा से कोशिश रहा है कि जो वहां के मूल निवासी हैं अमेरिका ओरिजिन के, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए अधिक काम करना, उन पर अधिक ध्यान देना। तो यहां पर वो क्या कि सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंजेस कर दिए। अब ये जो नया सिटीजनशिप एक्ट आया है, इसे समझने के लिए हमने इसे 4 भाग में बांट दिया है ताकि इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है? फैमिली बेस्ड माइग्रेशन। अब यहां पर क्या है इशू कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ अमेरिका है या तो फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, अब वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी रिश्तेदार को अमेरिका का सिटीजनशिप बनाना चाहता है या ग्रीन कार्ड होल्डर बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो एक्ट है, जो लॉ था, रूल्स रेगुलेशन था पहले, उसके बनिस्बत अब जो हो गया वो काफी कठोर हो गया, काफी हार्ड हो गया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़की है, अब वो अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, वो किसी इंडियन से शादी कर ली, तो नियम के अनुसार चूंकि वो इंडियन से शादी कर ली, तो जो वो इंडियन है वो ग्रीन कार्ड होल्डर भी बन सकता, सिटीजन ऑफ अमेरिका भी बन सकता। कुछ समय में ये सिंपल इजीली हो जाता था, लेकिन अब बहुत कुछ चेक होगा। क्या ये जो रिलेशन है इन दोनों का, ये एक्चुअल है या फेक है? पहला चीज तो कैसे चेक होगा? उसके लिए उनके फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स, उनके चैट्स, उनके प्रीवियस के फोटोज, इन सबों को चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या ये सच में आपस में रिलेशन में रहे हैं इतने लंबे समय से, उसके बाद जाकर के शादी किए हैं, या ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजनशिप गेन करने के लिए, कुछ पैसा ले दे करके। ये एक साधारण सा एग्जांपल था जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं फैमिली बेस्ड माइग्रेशन का इशू क्या है। दूसरा यहाँ पर जो मसला है वो है वीजा स्पॉन्सर्ड के लिए हाईली इनकम। अब ये क्या है? देखिए, अगर कोई फैमिली है, वो अमेरिका में रह रहा है, वो चाहता है अपने किसी फैमिली मेंबर को अमेरिका बुलाना, यानी उसके वीजा को वो स्पॉन्सर करना चाह रहा है, अपने साथ रखना चाह रहा है, तो उसके लिए जो फैमिली अमेरिका में रह रहा है उसका इनकम काफी अच्छा खासा होना चाहिए, काफी हाई इनकम होना चाहिए। इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक कपल है, वो अमेरिका में रह रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो जो कि इंडिया में है मान लेते हैं, उसे वो बुलाना चाहते हैं, अमेरिका में अपने साथ रखना चाहते हैं। तो फिर अब नए नियम के अनुसार ये जो कपल अमेरिका में ऑलरेडी रह रहा है, अगर उसका इनकम $30,000 है, तभी वो अपने बच्चे को अमेरिका बुला सकता है, या अपने किसी भी रिलेटिव को जिसे भी बुलाना बुला सकता है, वीजा स्पॉन्सर कर सकता है, आइदर नहीं कर सकता है। तो ये एक बैरियर। तीसरा बैरियर जो है वो और भी ज्यादा कठोर है, अच्छा मॉरल कैरेक्टर। अब देखो क्या है कि कोई व्यक्ति जो अमेरिका में रह रहा है, सिटीजन ऑफ अमेरिका बनना चाह रहा है, तो उसके लिए उसका जितने दिन से वहां पे रहा, उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा और वो काफी डिटेल्ड में जांच किया जाएगा। मतलब
अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और चाहते हैं कि वहां का सिटीजनशिप आपको मिले, तो आपका एक हल्का सा छोटा सा भी गलती वहां का सिटीजनशिप गेन करने के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर साबित हो सकता है। यानी कि आपको बहुत अधिक संभल के रहना पड़ेगा, अब और भी अधिक संभल के रहना पड़ेगा। एक हल्का सा भी गलती, चाहे किसी से नोकझोंक हो और उसने कंप्लेन कर दिया हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन कर दी हो, कुछ भी, तो ये काफी कठोर हो चुका है। और चौथा है यहाँ पर इमाइग्रेंट्स पेरेंट के वो बच्चे जो विदेश में जन्मे हो। मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। एक इंडियन कपल का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अमेरिका में रह रहे थे, काफी लंबे समय से रह रहे थे। मान लेते हैं उनके बच्चे का जन्म अमेरिका में ही हुआ, तब तो कोई इशू नहीं, बाय बर्थ वो बच्चा सिटीजन ऑफ अमेरिका बन जाएगा। लेकिन सपोज डेट वो इंडियन कपल आए थे इंडिया बीच में, और इंडिया में उनके बच्चे का जन्म हो गया। अब उनके लिए वो जो बच्चा जिसका जन्म अब इंडिया में हुआ है, उसके लिए सिटीजनशिप गेन करना, ये इनफैक्ट उसके लिए वीजा तक गेन करना काफी टफ हो गया है। उन्हें साबित करना पड़ेगा ये उनका ब्लड चाइल्ड ही है, ये प्रॉपर उनका बच्चा है, ऐसा नहीं कि किसी और के बच्चे को आप लेके आ रहे हैं। ये काफी टफ हो गया पहले के मुकाबले। अब समझते हैं कि ये जो एक्ट है इसका इंपैक्ट किन पर पड़ रहा है। तो बेसिकली 3 तरह के लोग हैं, 3 क्राइटेरिया में हमने उसे बांटा है। पहला है H1B वीजा होल्डर, दूसरा है F1 वीजा होल्डर, और तीसरे हैं इंडियन फैमिली। कैसे समझते हैं? इनफैक्ट ये देश पर भी, हम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कैसे समझते हैं? सबसे पहले H1B वीजा होल्डर ये कौन होते हैं, पहले वो जान लो। अमेरिका में जो भी अदर कंट्री के लोग आते हैं, जिनमें जो हाईली पेडेबल लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें H1B वीजा दिया जाता है। सिंपल। अब अमेरिका में कंडीशन यह है कि जो H1B वीजा होल्डर हैं अमेरिका में, वो 70% इंडियंस हैं। तो मैक्सिमम जो इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियंस पर पड़ रहा है। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? अब वो मान लो रवि जो H1B वीजा होल्डर है, वहां पर अमेरिका में लंबे समय से काम कर रहा है, वो काफी पहले ही एप्लीकेशन दे चुका है ग्रीन कार्ड का या तो फिर सिटीजनशिप का। लेकिन पहले तो इजीली हो जाता काम, वैसे तो उसमें भी बैकलॉग लगा हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, लेकिन अब जो नया नियम आ गया है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उसे और अधिक समय लगेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि किस तरीके से अब उनके सारे चीजों को देखा जाएगा, उनका करेक्टर देखा जाएगा, उनका इनकम देखा जाएगा, उनका वैल्यू देखा जाएगा, सारी चीजों को देखा जाएगा, तब जाकर के अप्रूवल होगा। दूसरे में F1 वीजा होल्डर। अब F1 वीजा होल्डर कौन होते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन वीजा के नाम पर अमेरिका जाते हैं, उन्हें F1 वीजा मिलता है। तो पहले क्या था कि अब एजुकेशन कंप्लीट हुआ, कुछ समय तक रुके, कहीं ना कहीं अप्लाई करने पर जॉब मिल गया, उसके बाद फिर वो अप्लाई कर दिया H1B वीजा के लिए। लेकिन अब क्या है, जैसे ही उनका एजुकेशन खत्म हुआ, उनके लिए अमेरिका में रहना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पकड़े गए तो बहुत समस्या है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उनका कोर्स कंप्लीट होने के पहले उन्हें कहीं ना कहीं अप्लाई कर देना होगा और जॉब गेन कर लेना होगा, क्योंकि जॉब है तो उनका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं है तो वीजा कन्वर्ट नहीं हुआ, और वीजा अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो वीजा समाप्त हो गया, और वीजा जब खत्म हो गया तब आप वहां पे क्या कर रहे हैं, फिर बहुत मुश्किल है। तो इंडियन स्टूडेंट पर तो और भी गाज गिर गया। तीसरे है इंडियन फैमिलीज। इंडियन फैमिलीज में कौन? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके पहले वाले पार्ट में, वही कि वैसे फैमिली जिनके बच्चे का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, अमेरिका में रह रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चे का जन्म अमेरिका के बाहर दूसरे देश में हुआ है, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो बच्चा मेरा अपना है, बायोलॉजिकल बच्चा है। अगर साबित नहीं कर पाए तो वो बच्चा अमेरिका एंटर नहीं कर पाएगा बिना वीजा के, और अगर बच्चा एंटर नहीं कर पाएगा तो पेरेंट्स क्यों आएंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डायरेक्ट उनके जॉब पर, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर, उनके जीवन पर असर पड़ जाएगा। सवाल है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया ही क्यों? क्या उनके निशाने पर हम इंडियंस हैं या कारण कुछ और है? चलिए समझते हैं, एक एक करके सारे बातों को समझते हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल इशू। अब देखिए बेसिकली क्या है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में जो वोट देने वाले लोग हैं वो जिनको वोट देंगे वही जीतेगा। तो वोट देने वाले कौन लोग हैं? वो माइग्रेंट्स तो नहीं है, वो वहां के जो लोकल मूल निवासी हैं, जो सिटीजन ऑफ अमेरिका वो है। अब जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है उनको खुश करने के लिए ये व्यवस्था लाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए होता है क्या, सिटीजन ऑफ अमेरिका से बहुत सारे लोगों का ये क्लेम है, कहना है कि ये जो बाहर देश से लोग आते हैं कम वेजेस में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हमारा जॉब चला जाता है, हमारा काम चला जाता है, हमारा प्रॉफिट चला जाता है। तो वो चाहते हैं कि ये जो नौकरी है हमारे पास ही रहे, दूसरों को ना मिले, हम मनमाने तरीके से फिर हम वेजेस डिसाइड कर पाए। तो इस वजह से जो वहां के सिटीजन ऑफ अमेरिका उनको खुश करने के लिए, यानी पॉलिटिकल एजेंडा बोल लो ये। दूसरा फाइनेंस, सिंपल यहां पर दिख रहा है फाइनेंशियल इशू। अगर इसे निगेटिव सेंस में लें तो इसका एक अलग अर्थ निकलेगा, पॉजिटिव सेंस में अलग अर्थ निकलेगा। जैसे अगर निगेटिव सेंस में लेते हैं तो हाँ, बहुत सारे विदेशी वहां पे पहुंच जा रहे हैं, कम वेजेस में भी काम कर ले रहे हैं, जिससे जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है उन्हें भी कम वेजेस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या उनका नौकरी उनके हाथ से निकल जा रहा है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, अमेरिका एरिया वाइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज उस मुकाबले काफी छोटा हो जाता है। तो और वो जो पॉपुलेशन अभी है भी, उसमें काफी बड़ा पार्ट विदेशियों का है, यानी माइग्रेंट्स जो दूसरे देश से हैं उनका है। अब अगर वो वहां पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि लोगों का संख्या कम हो जाएगा। जब लोगों का संख्या भी ही कम हो जाएगा तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन अगर कम होगा तब चीजें बिकेंगी नहीं, चीजें बिकेंगी ही नहीं तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा, और सर्कुलेशन ऑफ मनी डायरेक्ट जीडीपी पर इम्पैक्ट डालेगा। तो दोनों साइड से अगर देखा जाए तो इसे अगर अमेरिका को फायदा है विदेशियों के रहने से, तो अमेरिका को जितना नुकसान है उससे कहीं अधिक फायदा भी है। नेक्स्ट समझते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है कहीं ना कहीं नस्ल। कहीं ना कहीं ये भेदभाव है कि ये काले हैं, ये गोरे नहीं है, ये भूरे लोग हैं, ये दूसरे देश के लोग हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है वहां के लोगों के मेंटलिटी में, और गवर्नमेंट इन सबों को देखते हुए सिटीजन ऑफ अमेरिका को खुश करने के लिए इस तरह का व्यवस्था ला रही है। सवाल है ये कब शुरू हुआ? तो सबसे पहला तो 2017 में हम लोग देखते हैं, उस वक्त भी ट्रम्प का गवर्नमेंट था, तो उस वक्त H1B वीजा वालों के लिए काफी नियम सख्त कर दिया गया था। देन आफ्टर 2020 में कोविड के टाइम ये इशू आया, और अब 2025 में वापस से ट्रम्प का गवर्नमेंट आता है और वापस से ये इशू ताजा हो जाता है और कठोर हो जाता है। सवाल है अब कि ना इसका इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो इसे भी तीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला, इंडियन फैमिलीज, वो फैमिली जिनके घर के लोग अमेरिका में रह के काम कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं तो उनका घर चल रहा है, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर उनका वीजा समाप्त हुआ तो इधर उनके जो फैमिली मेंबर्स इंडिया में रह रहे हैं उनका फाइनेंस गड़बड़ हो जाएगा, और ये फाइनेंस अगर गड़बड़ हुआ तो देश के जीडीपी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ना है, क्योंकि अमेरिका से बहुत अधिक डॉलर इंडिया को आता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस अमेरिका जाकर बसे हुए हैं। इसे आप ऐसे भी समझ लो कि अमेरिका का 70% H1B वीजा होल्डर इंडियंस है। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट। अब जो इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कोर्स खत्म होने के पहले तक में कहीं ना कहीं वो जॉब उनका हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो जैसे ही कोर्स खत्म, वीजा खत्म, और वीजा खत्म तो भैया वापस आओ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, चैलेंजिंग हो जाएगा जॉब ले पाना। फिर इंडिया में रह करके अमेरिका में जॉब ले पाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो है बेसिकली आईटी इंजीनियर्स। देखिए, मोस्टली आप देख लो कि ना, ज्यादातर जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं उनका ड्रीम होता है अमेरिका, कि जीवन में एक बार तो अमेरिका जाना है भाई, काम करना है और हो सके तो वहां सेटल हो जाना है। उनके ड्रीम में बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है, क्योंकि अब पहले की तरह आसान नहीं हो गया अमेरिका जा पाना वीजा लेकर के, H1B वीजा मिल भी जाना। और अगर जा भी पाते हैं तो वहां पे वो सेटल हो जाएंगे, वहां बस जाएंगे, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। जो ये सपना संजोए रखते थे उनके लिए भी तो और भी मुश्किल हो चुका है। तो इन सबों पर बहुत अधिक असर पड़ रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि ना, एक आम नागरिक, हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो ऐसे आप समझो, अमेरिका से बहुत अधिक पैसा यानी डॉलर इंडिया में आता है, इससे इंडिया का डॉलर रिजर्व अपना बढ़ता है, और डॉलर रिजर्व जितना किसी देश का होगा उतना उसके लिए फायदेमंद। हमारे जीडीपी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। कैसे? अब अमेरिका में लोग कमा रहे हैं, ठीक, तो वहां पर सारा पैसा तो कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, वो काफी भारी अमाउंट इंडिया को भेज रहे हैं, अपने फैमिली को भेज रहे हैं। उनके फैमिली के पास वो पैसा आ रहा है, तो वो खर्च कहाँ हो रहा है, सर्कुलेट कहाँ हो रहा है, किस मार्केट में? इंडिया के मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो जब वो इंडिया के मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है तो यहाँ के जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं हम सबों के लिए फायदेमंद है। अगर आप इकोनॉमी समझते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ना, कैसे जीडीपी
के ग्रोथ में सर्कुलेशन ऑफ मनी, रोटेशन ऑफ मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया पे इसका डायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो सवाल है इस पे हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को समझें कि माजरा क्या है, मसला क्या है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का दौर है, ये ग्लोबल विलेज का दौर है। ये वो दौर नहीं कि एक मुल्क में होने वाले घटने का असर दूसरे में कुछ खास नहीं पड़ रहा। ये वो दौर है जब किसी एक मुल्क में कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, हम पर, आप पर, सब पर पड़ता है। ये पंक्ति यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसी कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो तो अगला नंबर आपका है। धन्यवाद।